कैसे हैं आप लोग? मैं हूं विकास वार्ष्णे, आपका अपना साथी, और स्वागत है आपका लिबर्टी क्लासेस पर। देखिए, क्लास 12 का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। काफ़ी बच्चों को बुक्स देखकर प्रॉब्लम होती है, इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, आर.डी. शर्मा, सब लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे पढ़ेंगे इतने वास्ट सिलेबस को। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका साथी आपके साथ आ गया हूँ। क्लास 12 के अंदर जितने भी आपको प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सोल्यूशन लेकर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को देखिए, और जितने भी आपके प्रॉब्लम है उन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर लाकर दूंगा। सो जुड़े रहिए मेरे साथ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी सभी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के जैसे और भी जो बच्चे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 का, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, क्लास 12 का जो सिलेबस है वो क्लास 11th का एडवांस पार्ट है। देखिए, अगर आप सभी लोगों का 11th बेसिक्स क्लियर है तो क्लास 12th में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। बेफिक्र रहिए और देखते रहिए मेरे साथ ये सारे चैप्टर को कितनी जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, कितने ईजी सॉल्यूशन होते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सबसे पहला चैप्टर है अपना क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं मैंने उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर दिया है, इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो अपना पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड द सेकंड वन इज रिलेशन, थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन तो आई थिंक क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। फोर्थ टॉपिक है फंक्शन, एंड फिफ्थ टाइप्स ऑफ फंक्शन, सिक्स्थ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ये थोड़ा सा नया पार्ट है क्लास 12 में। एंड द सेवेंथ वन इज बाइनरी ऑपरेशंस। तो हमें इन सभी टॉपिक्स पर थोड़ा सा हाईलाइट डालना है, मतलब इन्हीं चैप्टर को हमें, इन्हीं टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने ये सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर लिया तो ये समझ लीजिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ जी फ्रेंड्स, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले सेट जानना जरूरी है। वैसे तो आप लोगों ने क्लास 11th में ही सेट को पढ़ लिया होगा, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। तो सेट क्या होता है? अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि एक सेट जो है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। आपको पता ही होगा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी अल्फाबेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने मान लिया ए, और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। मैंने मान लिया ए बी सी डी ई, यानी कि ये क्या है? ये 5 अल्फाबेट्स हैं। इन 5 यानी कि ये क्या है? एक 5 अल्फाबेट का कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसीलिए ये हम क्या कहलाते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको सेट कहते हैं। यानी इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ 5 अल्फाबेट्स। वैसे तो सेट के बारे में आपको सारी जानकारी है, मैंने फिर भी आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। अब पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सेट, जो सेट होते हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए आपके पास 2 शर्ट हैं। मान लिया आपके पास 2 शर्ट हैं और 2 ही आपके पास पैंट हैं। 2 शर्ट और 2 पैंट। जो 2 शर्ट हैं वो एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है, और जो आपके पास 2 पैंट हैं वो एक ब्लैक है और एक वाइट है। अब मैंने आपसे बोला कि बताइए इनके कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, आप कितने तरीके से उनको इन कपड़ों को पहन सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर मैं रेड के साथ ब्लैक पैंट पहनूंगा। आप में से एक बोला कि सर मैं ब्लू के साथ ब्लैक पैंट पहनूंगा। हो सकता है कि रेड के साथ व्हाइट भी पहनी तो जा सकती है, रेड के साथ व्हाइट पहन सकते हैं, और हो सकता है कि ब्लू के साथ व्हाइट पहन लें। ये क्या हो गया? यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी आपके पास
सेट थे, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट थे उन सभी का ऑर्डर पेयर, जितने ऑर्डर पेयर उनके बन सकते हैं उसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। यानी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बना दिया, रेड का ब्लैक के साथ, ब्लू का ब्लैक के साथ, रेड और व्हाइट और ब्लू और व्हाइट, इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं अगर इसको आपको इस मैथ्स की लैंग्वेज में समझाऊं तो देखिए, लेट एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी दो एम्प्टी सेट है ए एंड बी, द ऑर्डर्ड पेयर of A and B such that A belongs to A and B belongs to B, इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सपोज किया A कोई यानी सेट है 1 2 3 4 और B एक सेट है A B C, A B and C। अब मैंने आपसे कहा कि आप कितने इनके ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, कितने इनके पेयर बना सकते हैं, तो आपने क्या बोला कि सिर्फ 1 के साथ A, 1 के साथ B, 1 के साथ C। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए A क्रॉस B का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेंगे, 1 A 1 B एंड 1 C। सिमिलरली 2 A 2 B 2 C, यानी हर एक एलिमेंट जो कि ए सेट का है उसको हमने रिलेट कर दिया बी सेट के एलिमेंट से। 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4A 4B and 4C। These are the Cartesian product of A and B। एक बात आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि ए सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, n मतलब कुछ भी हो सकता है, कितने भी एलिमेंट्स हैं, और बी के अंदर m एलिमेंट्स हैं। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, m एलिमेंट्स हैं, और आपसे पूछ लिया था बताइए इसके कितने पेयर बन सकते हैं, इसके कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, तो कितने बनेंगे, वो बनेंगे m इंटू m। इसका मतलब ये है कि m जितने एलिमेंट m के अंदर हैं और जितने एलिमेंट a के अंदर हैं और जितने एलिमेंट b के अंदर हैं उन सभी का मल्टीप्लाई करने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने उसके ऑर्डर पेयर बन सकते हैं। देखिए जरा, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने कहा 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। आप देख लीजिए 12 ही एलिमेंट्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आशा करता हूं आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं रिलेशन की तरफ। अब इस रिलेशन को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा। मान लीजिए आप किसी शादी में गए हैं, किसी मैरिज में गए हैं, और वहाँ 2 पार्टी हैं, एक लड़के वाले और एक लड़की वाले। आपने क्या किया, ये पूरा जो शादी में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है, वो एक सेट है। आपने लड़के वालों को अलग बुला लिया, लड़की वालों को अलग बुला लिया। ये जो लड़के वाले आपने अलग कर लिया ना, यही रिलेशन बन गया। आपने एक रिलेशन वालों को अलग कर लिया, उनका एक अलग सबसेट बना दिया, इसी को कहते हैं रिलेशन। अब जरा समझते हैं मैथ्स के हिसाब से। लेट एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट, मैंने कहा कि कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं A एंड B, एंड R इज द रिलेशन। मैंने रिलेशन का नाम रखा R, सच दैट, और रिलेशन किस तरीके से है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि R जो है, वो रिलेशन जो है वो A क्रॉस B, A क्रॉस B का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका एक सबसेट है। एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा। मान लीजिए कि एक सेट है 1 2 3, एक B सेट है AB। आपने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया,
1a 2a 3a 2a I'm sorry 3a 1b 2b एंड 3b, ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है कि इसमें से एक वैरायटी के लोगों को अलग करना है। ये सारे कौन है? ये शादी वाले, जो शादी में आए हुए सभी लोग हैं। इनमें से एक रिलेशन वालों को मुझे अलग कर लेना है। तो मैंने एक आर नाम से एक सेट बनाया, उन लोगों को अलग कर लिया जो कि थोड़े से स्पेशल थे, जैसे कि 1b। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ केवल। ये क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया, यानी आर इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। यही रिलेशन का मीनिंग होता है। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इस रिलेशन को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेता है। लेट एनी टू सेट A and B such that A belongs to A, यानी A जो है स्मॉल a वो एक एलिमेंट है जो कि A सेट को बिलोंग कर रहा है, एंड B belongs to B, सिमिलरली B एक एलिमेंट है जो कि B को बिलोंग कर रहा है। और रिलेशन जो है वो रिलेशन डिफाइन करता हूँ, रिलेशन R सच दैट, रिलेशन को मैंने डिफाइन किया, सपोज B इज इक्वल्स टू A प्लस 2। मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि क्या रिलेशन है B और A का, कि B इज इक्वल्स टू A प्लस 2। अब जरा समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकाल सकते हैं आप लोग, बहुत सिंपल है, A क्रॉस B आप निकाल ही सकते हैं। 1, 5 1, 6 1, 7 2, 5 2, 6 and 2, 7 3, 5 3, 6 3, 7 4, 5 4, 6 and 4, 7। अब मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया है इस तरीके से किया है कि B इज इक्वल टू A प्लस 2। B जो है वो B सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी B जो है वो इस सेट का एलिमेंट है और A जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। मैंने रिलेशन डिफाइन किया B इज इक्वल टू A प्लस 2। मैं इसको एरो डायग्राम से समझाता हूँ। चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, A के बदले 1 रखा, क्योंकि A जो है वो A का एलिमेंट है, A के बदले 1 रखा, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 2 यानी कि 3। 1 रखने पे 3 नहीं, छोड़ दीजिए। 2 रखा तो B इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, वो भी नहीं, छोड़ दीजिए। A के बदले 3 रखा, ये जो A है इसके बदले मैंने 3 रखा, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 2 यानी कि 5, यानी कि रिलेशन लेंगे 3 से 5 का रिलेशन। आगे रखा मैंने 4 प्लस 2 यानी कि 6, यानी 4 का 6 के साथ रिलेशन, यानी कि 2 सेट मैंने अलग निकाल लिए। एक सेट मैंने अलग निकाले जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, कौन से 3, 5 एंड 4, 6। ये क्या हो गया, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। ध्यान से देखिए जरा, ये पूरा का पूरा सेट और ये इसका सबसेट, यही रिलेशन होता है। छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मान लीजिए कि एक सेट A है एक सेट B है, इनका एक रिलेशन डिफाइन हुआ है B इज इक्वल्स टू 2A, ठीक। अब मान लीजिए कि पहला एलिमेंट हमारा 1 है, अगर मैं A की वैल्यू 1 लगाता हूँ तो इसका इमेज जो बनेगी वो 2 बनेगी। अगर 2 लगाता हूँ तो इमेज बनेगी 4, क्योंकि ट्वाइस है, मतलब इमेज जो बन रही है वो ट्वाइस बन रही है, तो B की इमेज क्या बन जाएगी 2 की इमेज बन जाएगी 4, 3 की इमेज बनेगी 6 और 4 की बनेगी 8। ये एक हमारा रिलेशन हो गया। अब इसमें एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा डोमेन नेम एंड कोडोमेन। देखिए जरा, देखिए A सेट के जो एलिमेंट हैं, जो फर्स्ट जो सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन, जो कि उस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स फर्स्ट कंपोनेंट के जो कि उस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कहा जाता है डोमेन। ऐसे एलिमेंट
सेकंड कंपोनेंट के जो कि उस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उस ऑर्डर्ड पेयर के पार्ट हैं, उनको कहा जाता है रेंज। और तीसरी बात कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि 2, 3, 5, 6, 7, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सभी को कहा जाता है कोडोमेन। समझ में आ गया आप लोगों को? इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स के, जो फर्स्ट कंपोनेंट के जो एलिमेंट्स होंगे, उन जो और जो के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको कहा जाएगा डोमेन। सेकंड कंपोनेंट्स के जो एलिमेंट होंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रिलेशन में, उनको कहा जाएगा रेंज। और सेकंड कंपोनेंट के सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है कोडोमेन। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको भी बताता हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। तो देखिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। डोमेन की डेफिनेशन देखते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट कंपोनेंट के जो एलिमेंट्स, जो कि उस ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स हैं, उनको कहा जाएगा डोमेन। अगर मैं इसी की बात करता हूं, अगर मैं इस रिलेशन को सेट के फॉर्म में लिखता हूं, इसको सेट के फॉर्म में लिखता हूं, तो क्या बनाएगा? देखो 1, 2, 2, 4, 3, 6 एंड 4, 8। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट 1, 2, 3, 4, इनको कहते हैं डोमेन। यानी कि ये जो हमने रिलेशन बनाया है, इस रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, उनको क्या कहते हैं? डोमेन। यानी कि इसका एग्जांपल क्या हो गया? 1, 2, 3 और 4, ये क्या हो गया आपके? डोमेन। बात करते हैं रेंज की। द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि सेकंड कंपोनेंट के जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स हैं, उन्हीं सभी को क्या कहते हैं? रेंज। देखिए सेकंड कंपोनेंट के तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें वो चाहिए जो कि उस ऑर्डर पेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कौन कौन है? 2, 4, 6 एंड 8। देयरफॉर दीज 4 आर रेंज। जो कि मैंने लिखा हुआ है, देखो 2, 4, 6 एंड 8, दीज 4 आर रेंज। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है। कोडोमेन क्या हो गया? अब जो सेकंड कंपोनेंट है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी को क्या कह दिया जाएगा? उन सभी एलिमेंट्स को कहा जाएगा कोडोमेन। यानी कि कोडोमेन कौन से हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, दीज आर कोडोमेन। जल्दी से डेफिनेशन को राइट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब इस टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो है, सबसे पहला जो आता है टॉपिक, वो है वॉइड, नल या एम्प्टी रिलेशन। ये इस टाइप का रिलेशन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि रिलेशन जो है वो एक तरीके का सबसेट है ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है रिलेशन। बताया था मैंने आपको भी। सपोज करिए कि अगर ए क्रॉस बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज मान लीजिए 1, 2, 2, 3, 3, 4, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये एलिमेंट्स हैं और हमने जो रिलेशन बनाया उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया, तो उस टाइम पर, उस वक्त इस रिलेशन को क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी क्यों? क्योंकि खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, नल का मतलब भी खाली और वॉइड का मतलब भी खाली। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड रिलेशन की ओर, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप का होगा ये। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है जिसके अंदर एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर, अभी ऐसा था कि जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ पाया, हमने उसको नाम दे दिया नल, एम्प्टी रिलेशन, यानी उसके अंदर कुछ नहीं है। सपोज करिए कि हमने जो सबसेट बनाया है उसके अंदर तीनों ही एलिमेंट उठ के चले आए, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि पूरा का पूरा सेट ही सबसेट का काम कर गया, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। इस वक्त हम कह सकते हैं कि R इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। समझ में आ रहा आप लोगों को? तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है अपना आइडेंटिटी रिलेशन।
देखिए वैसे तो ये वाला रिलेशन आपके एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक नॉलेज दे देता हूँ क्योंकि अक्सर इसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा कि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल, उसके जैसा दिखने वाला। यानी कि इस टाइप के रिलेशन के अंदर, इस टाइप के रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो आपके पेयर बनेंगे, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या कि अगर 1 है तो इसका जो पेयर बनेगा वो 1 के साथ ही बनेगा, 2 है तो 2 ही बनेगा, 3 है तो 3 ही बनेगा। इस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये तीनों रिलेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि अब जो हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उन 3 टॉपिक पर ही हमारी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज बेस्ड है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगा प्लीज़ इन 3 टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ेगा, ठीक। सबसे पहले अपना पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है, इसके अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, अ रिलेशन is said to be reflexive if every element, यानी हर एक एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि वो खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, रिलेटेड टू इटसेल्फ। एक चीज याद रखना, इसमें लिखा हुआ है एवरी, इस एवरी पर थोड़ा हाईलाइट करना। यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कहने का मतलब ये कि एक रिलेशन आर को कब कहा जा सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव है, जब हर एक एलिमेंट का आइडेंटिकल पार्ट उसका उस सेट के अंदर अवेलेबल हो, यानी A, A बिलोंग्स टू आर, यानी वो जो रिलेशन है वो जो है वो क्या हो, उस सेट के अंदर, सॉरी आर नहीं A, उस सेट के अंदर लाई करना चाहिए। यानी उस वो जो रिलेशन हमने बनाया है वो उसका आइडेंटिकल पार्ट उस सेट के अंदर होना चाहिए। मैंने ये बात बोली थी एवरी एलिमेंट, एवरी का मतलब जितने भी उस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे उन सभी का उसके आइडेंटिकल पार्ट से रिलेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, एग्जाम्पल देखिएगा। सपोज करिए एक सेट ए है 1 2 3। मैंने कहा कि इसका ए के साथ यानी A क्रॉस A, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ, तो वो क्या होगा 1,1, यानी इसका खुद के साथ ही, मतलब खुद के साथ कैसे बनेगा 1,2,3, यानी 1 का 1 के साथ 2 1 2, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। एंटर 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें रिलेशन, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, जब ईच एलिमेंट, यहां कौन सा एलिमेंट है 1 2 और 3, तीनों का ही उसका आइडेंटिकल पार्ट होना चाहिए। देखिए जरा, यहाँ 1 है, 1 का आइडेंटिकल पार्ट है 1,1, 2 है 2 का भी 2,2, यस इट इज हियर, एंड 3 का भी 3,3, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी का उनका खुद के साथ रिलेशन 1,1 2,2 3,3 ये अवेलेबल है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आप लोगों को कि अगर 1 है तो अगर 1 एक एलिमेंट है तो उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, कंपलसरी है 1,1 2,2 3,3। आप एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अभी मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन बताया था, वो भी यही कह रहा था, तो फिर दोनों फर्क क्या हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों में? आइडेंटिटी रिलेशन भी यही है और रिफ्लेक्सिव भी यही है। एक छोटी सी बात आपको बता दूं दोस्तों कि आइडेंटिटी रिलेशन में जो है, आइडेंटिटी रिलेशन में जरूरी नहीं था कि सारे एलिमेंट्स, मैंने बताया आपको एवरी, वहां जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका आइडेंटिकल पार्ट होना जरूरी हो, नहीं। अगर 1,1 है देन दिस इज आइडेंटिकल रिलेशन।
जबकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट का आइडेंटिकल पार्ट होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। यानी इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हर एक आइडेंटिकल एलिमेंट, आइडेंटिकल रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, जबकि हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है वो आइडेंटिकल होता है। समझ में आ गई बात? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए। सपोज करिए कि अगर एक रिलेशन मैंने बनाया 1, 1, 2, 2, 3, 3, इसके अलावा 1, 2, 3, 2, अब आप लोग क्या कहेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? जी हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट का आइडेंटिकल पार्ट है। मुझे क्या मतलब, ठीक है आप लोग भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को जो कंपलसरी कंडीशन थी वो तो इसमें अवेलेबल है ना, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के साथ। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब ही होता है सिमेट्री, जहाँ पे दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखो, किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक कब कहा जाता है, उसके लिए एक डेफिनेशन है छोटी सी, एनी रिलेशन इज सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? इफ एंड ओनली इफ A, B belongs to R, A, B belongs to R implies that B, A belongs to R। यानी कि अगर A, B R को बिलोंग कर रहा है तो B, A भी R को बिलोंग करना चाहिए। यानी उसका इनवर्स आप अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं, A, B का इनवर्स B, A वो भी R को बिलोंग करना चाहिए, such that A, B belongs to A for all A, B belongs to A। यानी जितने भी A और B हैं उन सभी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे क्या कि वो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। सपोज करिए कि कोई रिलेशन है 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 1, 2, 2, 1 और 3, 2, 2, 3। चलिए जरा देखते हैं। A, B 1, 1, इसका उल्टा B, A यानी 1, 1 अवेलेबल है। इसको देखते हैं 1, 2 इसका उल्टा यानी 2, 1 यहाँ पर अवेलेबल है। इसको देखते हैं 2, 1 इसका उल्टा 1, 2 यहाँ पर अवेलेबल है। आगे देखते हैं 2, 3 इसका उल्टा 3, 2 अवेलेबल है नहीं है। यानी ये हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर मान लीजिए 1, 2, 2, 1, 4, 3 एंड 3, 4 ये आ जाता है तो आप बोलेंगे कि ये रिलेशन हमारा कैसा है? सिमेट्रिक है। क्यों? आप सभी लोग जानते हैं कि 1, 1 का अपोजिट क्या होगा? 1, 1 जो कि खुद है। 1, 2 का 2, 1 2, 1 का 1, 2 4, 3 का 3, 4 और 3, 4 का 4, 3। यानी कि हर एक एलिमेंट का उसका अपोजिट उस सेट के अंदर, उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। समझ में आ गया आप लोगों को? ये हमारा कैसा रिलेशन हो गया? ये रिलेशन हमारा हो गया सिमेट्रिक। प्लीज नोट इट डाउन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के साथ। एक रिलेशन को कब ट्रांजिटिव कहा जाता है? Any relation is transitive if and only if कब होगा? A, B belongs to R such that B, C belongs to R and compulsory condition A, C belongs to R। कहने का मतलब ये कि अगर A, B R को बिलोंग कर रहा है और B, C R को बिलोंग कर रहा है तो कंपलसरी ये है कि A, C भी R को बिलोंग करना चाहिए। A, C भी बिलोंग करना चाहिए किसको? R को। जिसमें A, B, C किसके लिए? फॉर ऑल A, B, C बिलोंग टू
ए, यानी सभी एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सेट लिया मैंने 1,1, 1,2, 1,3 और 2,3। ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने एक सेट लिया है, ठीक, एक रिलेशन लिया मैंने, एक सेट है 1,1, ठीक, 1,1 यानी A, B। अब B से आगे मतलब B यहाँ पर एंड हो रहा है तो B का C, मतलब इस तरीके से 1,1 तो 1,2। बात समझ रहे हैं? A B B C, तो A C भी इसमें लाई करना चाहिए। तो A C क्या होगा, देखो 1 A B और B C, तो A C क्या होगा 1 2 लाई कर रहा है। समझ में आई बात? दोबारा समझिए, 1 1 यानी A B B C और A C यानी कि 1 2 लाई कर रहा है ना, इसमें 1 2 है ऑलरेडी, यही है खुद। तो यानी कि कैसा हो गया ट्रांजिटिव। अभी नहीं कह सकते, अभी और देखिए इसको जरा। अब देखिए 1 2 है यानी A B B C 2 3 और 1 3 1 2 2 3 एंड 1 3। समझ में आ रही है बात? A B B C एंड A C लाई कर रहा है 1 3। अब 3 2 कहाँ है? हम जो बोल रहे थे कि A B फिर B C होना चाहिए, यहाँ तो B C तो है ही नहीं। 2,3 आगे बढ़ते हैं, 2 3 और 3 है ही नहीं, इसको ट्रांजिटिव कहेंगे। एक बात याद रखना कि अगर A, B बिलोंग्स टू R कर रहा है, B, C बिलोंग्स टू R कर रहा है एंड A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ये कंपलसरी कंडीशन है। लेकिन अगर ये ही नहीं है तो तब क्या करेंगे? अगर A B है B C है तब ये जरूरी है भाई। मैंने क्या बताया कि ये कंडीशन जब अप्लाई जब A B हो और B C हो, A C तब कंपलसरी है। मान लीजिए कि A B है लेकिन B C नहीं है, तो हमें इसको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी कि हमने इन तीनों को कर दिया था, इसकी बात आई तो इसमें BC ही नहीं है, इसीलिए हमें इसको आगे वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि ये कैसा हो गया हमारा, ये रिलेशन कैसा हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद एक छोटा सा लास्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं, ये आपको समझ में आ गए होंगे तीनों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों ही बहुत सिंपल हैं, इसको एक बार ढंग से रिवाइज करिएगा, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्या आता है, इक्विवेलेंट रिलेशन। कई क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं इक्विवेलेंट रिलेशन पर। इक्विवेलेंट रिलेशन कब कहलाता है? कोई भी रिलेशन अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो इक्विवेलेंट कहलाता है। सिंपल, इसको मैं लैंग्वेज में लिख दूं, एनी रिलेशन इज इक्विवेलेंट। यानी कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंट कब कहलाएगा? जब इफ इट इज, यानी कि वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। यानी कि किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंट रिलेशन कब कह सकते हैं? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। यानी जब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तब हम उसको बोल देंगे कि वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो आज हमारा ये टॉपिक, हमारा ये पूरा रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको सभी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आगे जो वीडियो है फंक्शन की, उसको आप देखिएगा, उसमें आपको फंक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरी ये सारी जो मैंने आपको टॉपिक समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज आपकी इन्हीं टॉपिक पर पूरी की पूरी बेस्ड है। आप घर पर बैठकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, जो भी आपको डाउट आता है, आप मुझसे YouTube पर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मेरा अपना नंबर डाला हुआ है, उस पर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन भेज दूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।